शुरुआत करते हैं एक ऐसे चौंकाने वाले नंबर से जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा अंदाजा लगाइए, आजकल एक औसत भारतीय हर दिन कितना समय स्क्रीन के सामने बिताता है? पूरे 7 घंटे। जी हम हर दिन 7 घंटे हम लोग सिर्फ एक स्क्रीन को घूरते हुए निकाल देते हैं। ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है, ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये तो बस शुरुआत है। 2600 ये वो औसत नंबर है जितनी बार दिन भर में एक स्मार्टफोन को छुआ जाता है या उस पर टैप किया जाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर इन स्क्रीन्स में ऐसा क्या जादू है जो इंसानों को इतना बांध कर रखता है? हमारा ध्यान इतनी बुरी तरह कैसे भटक गया? बस यही हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा रहस्य है। तो चलिए फटाफट आज की इस चर्चा में उतरते हैं, द डार्क आर्किटेक्चर ऑफ सोशल मीडिया। आज हम सोशल मीडिया के उस ढांचे को समझने वाले हैं जो बाहर से तो बड़ा रंग बिरंगा और मासूम दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये हमारे दिमाग पर पूरा कंट्रोल रखता है। हम उन ट्रिक्स को डिकोड करेंगे जो हमारे स्क्रीन टाइम को एक खतरनाक लत में बदल देती हैं। आज हम इन अहम हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन टाइम की महामारी, फिर द डोपामीन रिवॉर्ड लूप, उसके बाद डेटा द न्यू ऑयल, फिर द स्लॉट मशीन एल्गोरिदम, रियल वर्ल्ड सोसाइटल इम्पैक्ट्स और आखिर में अपना ध्यान वापस कैसे पाएं, यानी रिक्लेमिंग ह्यूमन अटेंशन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पार्ट 1, द डोपामीन रिवॉर्ड लूप, द न्यूरो साइंस ऑफ स्क्रॉलिंग। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी इन स्क्रीन वाली आदतों के पीछे एक बहुत ही तगड़ा बायोलॉजिकल खेल चल रहा है। आखिर इंसान के दिमाग के अंदर असल में ऐसा क्या हो रहा है जो हमें बार बार अपना फोन उठाने पर मजबूर कर देता है? इसका जवाब छुपा है डोपामीन में। बहुत से लोगों को लगता है कि डोपामीन का मतलब बस खुशी है, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। डोपामीन का असली कनेक्शन मोटिवेशन और किसी इनाम के मिलने की उम्मीद से है। जरा सोचिए, बचपन में जब हमें पता होता था कि पापा शाम को ऑफिस से लौटते वक्त चॉकलेट लाएंगे, तो वो जो इंतजार का समय होता था ना, वही डोपामीन को बढ़ाता था। चॉकलेट खाने से पहले जो एक्साइटमेंट होता है, असल में वही डोपामीन का असली काम है। यहीं से मनोविज्ञान का एक और बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। इसका मतलब है कि इंसान हमेशा नई उत्तेजनाओं या स्टिमुलस का आदी हो जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट IIT जैसी किसी बहुत कठिन परीक्षा में पास हो जाता है। उस दिन उसे लगेगा कि वो दुनिया का सबसे खुश इंसान है, लेकिन कुछ समय बाद वो खुशी एकदम नॉर्मल हो जाएगी। अब दिमाग को उसी लेवल का एक्साइटमेंट महसूस करने के लिए एक नए और भी बड़े टारगेट की जरूरत पड़ेगी। और पता है, सोशल मीडिया ठीक इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाता है। अब सवाल ये है कि कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म जुए जितना खतरनाक कैसे बन जाता है? इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, हाई ईज ऑफ एक्सेस, मतलब बस एक टैप किया और दुनिया भर का कंटेंट हाजिर है। दूसरा, स्पीडी रिवॉर्ड, यानी तुरंत मिलने वाले लाइक्स और मजेदार वीडियोस। इन दोनों के मिलने से दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, जो हमारा तीसरा स्टेप है। और फिर शुरू होता है चौथा स्टेप, क्रॉनिक डेफिसिट, जहां दिमाग को और ज्यादा और लगातार स्क्रॉल करने की तलब लगने लगती है। पार्ट 2, डेटा द न्यू ऑयल, द इकोनॉमिक्स ऑफ अटेंशन। बायोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब जरा इस पूरी टेक और कॉर्पोरेट दुनिया के अर्थशास्त्र को देखते हैं। ये पूरा ऑपरेशन इतने बड़े स्केल पर चल रहा है कि इसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी छोटी लगने लगती हैं। यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। जो ऐप्स इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं, वो अपने सर्वर का अरबों डॉलर का खर्चा कैसे उठाते हैं? उदाहरण के तौर पे, बड़े सोशल प्लेटफॉर्म्स कई डेटा सेंटर्स को चलाने में $20 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हमसे और आपसे तो 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। तो पैसा आ कहां से रहा है? इसका जवाब है डेटा। साल 2017 की एक बहुत मशहूर रिपोर्ट की ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है कि डेटा मिडल ईस्ट के तेल से भी ज्यादा कीमती है। असल में इन मुफ्त प्लेटफॉर्म्स पर हमारा ध्यान और हमारे व्यवहार का डेटा ही वो असली प्रोडक्ट है जिसे एडवर्टाइजर्स को बेचा जा रहा है। कुकीज और एकदम एडवांस ट्रैकिंग तकनीकें लगातार ये मॉनिटर करती हैं कि हम क्या देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं, और फिर उसी हिसाब से हमें विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस बात को पेरिस की एक यूजर जूडा के केस से समझते हैं। जूडा ने एक पॉपुलर डेटिंग ऐप ज्वाइन किया। कुछ महीनों तक उस ऐप ने उनकी लोकेशन, उनके म्यूजिक टेस्ट और यहाँ तक कि उनके इमोशनल पैटर्न को भी ट्रैक किया। 6 महीने बाद जब जूडा ने अपना डेटा मांगा, तो यकीन मानिए उन्हें 800 पन्नों का डेटा भेजा गया।
उस ऐप को ये तक पता था कि वो किस वक्त अकेलापन महसूस करती हैं। ये माइक्रो टारगेटिंग और डेटा कलेक्शन की वो डराने वाली गहराई है जिसकी आम तौर पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और अगर किसी को लगता है कि प्राइवेसी पॉलिसी के लंबे चौड़े पन्ने हमें बचा लेंगे, तो जरा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनिए। 543 स्टूडेंट्स को एक फर्जी ऐप के 20,000 शब्दों वाले नियम और शर्तों के डॉक्यूमेंट पर अग्री करने को कहा गया। सबसे हैरानी की बात ये थी कि उस डॉक्यूमेंट के बीच में एक शर्त ये लिखी थी कि उन्हें अपना पहला बच्चा कानूनी रूप से सरेंडर करना होगा। जी हाँ, अपना खुद का बच्चा। और मजे की बात देखिए, लोगों ने बिना पढ़े ही धड़ल्ले से उस पर अग्री कर दिया। टेक कंपनियां जानबूझकर इतने उबाऊ और लीगल शब्दों का इस्तेमाल करती है ताकि लोग बिना सोचे समझे अपना बेशकीमती डेटा उन्हें सौंप दें। पार्ट 3, द स्लॉट मशीन एल्गोरिथम, इंजीनियरिंग ह्यूमन बिहेवियर। चलिए अब देखते हैं कि इन कंपनीज के स्मार्ट इंजीनियर्स हमारे बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करते हैं। जब उनके पास अरबों लोगों का इतना सारा डेटा आ जाता है तो उसे एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एक किताब पढ़ने और सोशल मीडिया चलाने के बीच का ये अंतर सब कुछ साफ कर देता है। किताब पढ़ने के लिए बहुत सारा धैर्य चाहिए, इसका मजा तुरंत नहीं मिलता और इसका एक फिक्स्ड एंड होता है। लेकिन सोशल मीडिया, इसे सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स ने बिल्कुल किसी कसिनो की स्लॉट मशीन की तरह डिजाइन किया है, जहां स्क्रॉल कभी खत्म नहीं होता। हर सेकंड एक नया वीडियो या लाइक मिलता है और वो चमकदार लाल रंग के नोटिफिकेशन ट्रिगर्स लगातार हमारा ध्यान खींचते रहते हैं। पार्ट 4, रियल वर्ल्ड सोसाइटल इम्पैक्ट्स, फ्रॉम फीड्स टू जियोपॉलिटिक्स। अब बात सिर्फ किसी एक इंसान की फोन की लत तक सीमित नहीं है। जब इस तरह की इंजीनियरिंग के जरिए दुनिया के अरबों लोगों को एक साथ मैनिपुलेट किया जाता है, तो ये पूरी दुनिया के समाज और राजनीति को अंदर तक हिलाकर रख देता है। एल्गोरिदम समाज को कैसे बांटता है, जरा इसे ध्यान से समझिए। एल्गोरिदम का काम बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से बस वो कंटेंट दिखाना है जो सबसे ज्यादा एंगेजमेंट लाए, चाहे किसी की विचारधारा वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, चाहे सपोर्ट कांग्रेस को हो या बीजेपी को। एल्गोरिदम बस वही एक्सट्रीम कंटेंट दिखाता है जो विचारों को और कट्टर बना दे। ऐसा इसलिए क्योंकि गुस्सा, नफरत और विवाद सबसे ज्यादा एंगेजमेंट पैदा करते हैं, जबकि सच्चाई अक्सर शांत होती है। ये एल्गोरिदम बिना किसी पक्षपात के सिर्फ और सिर्फ आउटरीच को बढ़ावा देता है, जिससे समाज में भयंकर ध्रुवीकरण होता है। 2018 का कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल इसका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सबूत है। इस टाइमलाइन को देखिए। पहले 50 मिलियन यूजर्स का डेटा निकाला गया, फिर राजनीतिक अभियानों के लिए उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार की गई और अंत में पूरे 87 मिलियन लोगों को मैनिपुलेटिव कंटेंट के जरिए टारगेट किया गया। सोचिए, 87 मिलियन। हालांकि बाद में उस प्लेटफॉर्म पर $725 मिलियन का भारी भरकम जुर्माना लगा, लेकिन इस घटना ने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे बॉट नेटवर्क और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक चुनावों को भी मोड़ा जा सकता है। जब सच और शांति से ज्यादा एंगेजमेंट और मुनाफे को अहमियत दी जाती है, तो नतीजे सच में कितने खौफनाक हो सकते हैं, ये देखिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि म्यांमार में एल्गोरिदम ने जानबूझकर उन एक्सट्रीम पोस्ट्स को बढ़ावा दिया जिन्होंने वहां दंगे भड़काने में आग में घी का काम किया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी स्क्रीन पर दिखने वाला कंटेंट असल दुनिया में जिंदगियां तबाह कर सकता है। और अब जियोपॉलिटिकल लेवल पर ऐप्स को एक रणनीति की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण देखिए। एक बहुत ही पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप के चीन और बाकी दुनिया के वर्जन में जमीन आसमान का फर्क है। चीन में यही ऐप विज्ञान और एजुकेशनल कंटेंट पर फोकस करता है और वहां बच्चों के लिए दिन में सिर्फ 40 मिनट की स्ट्रिक्ट लिमिट है। लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में यही ऐप बिना किसी टाइम लिमिट के बस इन्फिनिट स्क्रॉलिंग और माइंडलेस एंटरटेनमेंट परोस रहा है। ये साफ दिखाता है कि इन प्लेटफॉर्म्स का डिजाइन कितनी बड़ी ग्लोबल स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। पार्ट 5, रिक्लेमिंग ह्यूमन अटेंशन, ब्रेकिंग द लूप। तो चलिए अब हम समाधान की बात करते हैं। अब तक ये तो साफ हो चुका है कि ये पूरा सिस्टम कितना विशाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक आम इंसान इस चक्र को कैसे तोड़ सकता है। इस लत वाले लूप को तोड़ने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है ईज ऑफ एक्सेस को खत्म करना। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, फोन से सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दीजिए और ब्राउजर से इस्तेमाल करने की आदत डालिए। दूसरा, जितने भी गैर जरूरी नोटिफिकेशंस हैं उन्हें तुरंत ऑफ कर दें। और तीसरा, प्राइवेट ब्राउजिंग का इस्तेमाल करें ताकि हर बार पासवर्ड मैनुअल रूप से टाइप करना पड़े। सच मानिए, जब किसी चीज तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो उसकी लत अपने आप कमजोर पड़ने लगती है।
आज के इस एक्सप्लेनर का अंत हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ करेंगे। एक जाने माने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के सीईओ ने एक बार कहा था, हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई और कंपनी नहीं बल्कि इंसानों की नींद है। जब दुनिया के सबसे चालाक एल्गोरिथम्स और अरबों डॉलर की तकनीक हमारी चेतना पर कब्जा करने के लिए रेस लगा रहे हों, तो असल में हमारे दिमाग को कौन चला रहा है? इस अटेंशन इकोनॉमी में हमने आखिर क्या खो दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।